बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स 10th के एक और लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आज एक डिफरेंट काम करना है कि आपको मालूम है कि एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में, और अक्सर स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है कि वो एमसीक्यूज टिक कर लेते हैं सिर्फ, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता। और बाद दफ़ा कोई छोटी सी कैलकुलेशन अगर एमसीक्यू में आ जाती है तो वो फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं, वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की जाए तो फिर वहाँ पर फिर कंफ्यूजन होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं कि आपको डिटेल्ड एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूँगा और जिनके सलूशन रिक्वायर्ड होंगे तो साथ साथ उनके सलूशन भी आपको दिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की आपको कोई डाउट मौजूद ना रहे। तो चले मैं कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए 4 ऑप्शन दी हुई हैं: मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, बाउंसिंग बॉल ऑन फ्लोर। इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऑप्शन बनेगी वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। Next affair, if mass of the pendulum bob of pendulum will increase by factor of 3, period of the pendulum motion will increased by factor of 2, remain the same, p decreased by factor of 2, p decreased by factor of 2। आप देखो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मैथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मैथ चाहे जो मर्जी आप करते रहें, उसने सिर्फ तब चेंज होना है जब सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज की जाए या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज की जाए। इसकी फिर बेस्ट ऑप्शन बनेगी रिमेन दी सेम। Each of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों प्रोड्यूस की जा सकती हैं। स्ट्रिंग में नहीं की जा सकती, स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं प्रोड्यूस की जा सकती, रिपल टैंक में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं प्रोड्यूस की जा सकती, ट्यूनिंग फोर्क में सिर्फ साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर ये हेलिकल स्प्रिंग, एक स्लिंकी जिसको कहते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोथ वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। एमसीक्यू नंबर 6, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर करती है, फ्रीक्वेंसी करती है, वेवलेंथ या वेलोसिटी। तो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। और इसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दी। ये सारे मेथड जो है ये एनर्जी ट्रांसफर के हैं। कंडक्शन सॉलिड में होता है, नॉर्मली हीट ट्रांसफर होती है, इससे हीट की, रेडिएशन भी हीट और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करने का वेव मोशन भी है। ऑप्शन आ जाएगी फिर ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, वो आएगा स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हर कलर की डिफरेंट होनी है। हीट एनर्जी की जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और होगी, विजिबल, इंफ्रारेड, तब सब की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्पीड सबकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। तो नंबर 7 देखिए, a ripple tank with a vibrator working at frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. Velocity of the wave is, आप देखिए ये अगर आप स्टेटमेंट सिर्फ देखते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़ाहिर है बगैर सॉल्व किए हुए नहीं दे सकते। इस तरह के एमसीक्यूज में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये वाले जो एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं तो वहाँ पर फिर रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमेशा वो कन्फ्यूजन उनकी दूर नहीं होती।
तो मैंने इनका हल ये किया है कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज हैं इनको आपको सॉल्व करके बताया जाए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 हर्ट्ज, नंबर ऑफ वेव्स 25 हैं, डिस्टेंस 25 का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, स्पीड वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। देखें वेवलेंथ इक्वल होती है लेंथ ऑफ वन वेव। अब टोटल अगर डिस्टेंस या लेंथ दी हुई है और हमने वन वेव की लेंथ निकालनी है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स। तो वेव लेंथ का मतलब एक वेव की लेंथ। तो देखिए 25 वेव्स की वेव जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर बनता है। तो सीधी सी बात है एक वेव का जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 सेंटीमीटर ही बनेगा, जिसको हम कह देंगे वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी ओवर एन, 50 सेंटीमीटर और 25, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। जब वेवलेंथ कैलकुलेट होगी तो अब स्पीड का फार्मूला होता है एफ लैम्डा, मल्टीप्लाई करो एफ और लैम्डा को, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। ये इसका आंसर आ गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ये करने के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, साथ मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। नंबर 8, which are the following characteristics of wave is independent of the others? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। आपने वेव क्वेश्चन पढ़ी थी, ये जो लिखी हुई है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये अब देखिए इस क्वेश्चन में तीन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन होता है। वो कौन सी है? वो फ्रीक्वेंसी है, वो वेवलेंथ है और वो स्पीड है। इसका मतलब स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनका तो आपस में लिंक है। एक क्वेश्चन में इनका आपस में लिंक है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहाँ का ये एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है वो फिर इससे इंडिपेंडेंट होगा। रिलेशन बिटवीन बी एफ एंड लैम्डा बड़ी फंडामेंटल क्वेश्चन होती है। एफ लैम्डा इक्वल्स टू वी, या लिख ले वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये बेसिक वेव क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लिखते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो एफ लैम्डा इक्वल्स टू वी भी लिखा जाता है। ये भी एक बोर्ड में एमसीक्यू आ चुका है। व्हेन डिड क्रिश्चियन हाइजेन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक? ये उसका ईयर है 1656। हुक्स लॉ इज, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल्स टू प्लस के एक्स, एफ इक्वल्स टू के एक्स के, एफ इक्वल्स टू के ओवर एक्स। बच्चों अक्सर आपकी बुक में भी ये मिस्टेक थी टाइप की। तो हुक्स लॉ होता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस एन स्प्रिंग ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी अप्लाइड फोर्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। उसकी रिलेशन फिर आता है एफ इक्वल्स टू के एक्स। ये है करेक्ट रिलेशन, एफ इक्वल्स टू के एक्स। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, याद रखो ये हुक्स लॉ नहीं है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का एक रिलेशन है। जब हम हुक्स लॉ से अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग पर अप्लाइड फोर्स निकाल लेते हैं के एक्स, ये चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए फिर रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन बनेगा माइनस के एक्स। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है। तो याद रखो कि हुक्स लॉ की इक्वेशन एफ इक्वल्स टू के एक्स है, माइनस के एक्स नहीं है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी ये इक्वेशन है। इसके बाद नंबर 12, ये 12 मैंने चेंज किया, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो सॉल्व है। तो 12 हम हमने किया है यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो ये होता है न्यूटन पर मीटर। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन ये देखिए, यहाँ से अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकालते हैं वो एफ इक्वल्स के एक्स से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स आएगा एफ ओवर एक्स। अब इसका अगर यूनिट लिखें तो ये बनेगा न्यूटन पर
मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। 13th MCQ है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल दीज। तो याद रखिए किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। ये कंपल्सरी कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। अप्लाइड फोर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि एक बार आप अप्लाइड फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हो, उसके बाद जो सारी उसकी ऑसिलेशन होनी है तो वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। आप यूँ कह लें कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मोशन की बेसिक कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है। नंबर 14, रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement from mean position, mass of the body, gravitational acceleration या none of these। देखिए अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी वैल्यू में अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होती है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या स्प्रिंग के केस में हम इसको कह देते हैं एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। 15th है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी वेलोसिटी पर, मैस तो वैसे ही कांस्टेंट रहना है, उससे चेंज नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। अब आपने देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम है, उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो फिर आपको मालूम है कि ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पर ही मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी वहाँ जीरो होगी जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। आपको मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए ये इसकी बेस्ट ऑप्शन आएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी सिंपल पेंडुलम के केस में, सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, और सिंपल पेंडुलम में भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो फिर मीन पोजीशन पर तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, एक्सट्रीम की तरफ जाते जाएं तो डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल ऑसिलेटर इज ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी एट मीन पोजीशन। इसके बाद MCQ नंबर 19 अगर सॉल्व करें तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उलट है एक दूसरे का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये बाकी रिलेशन इनमें नहीं आएगा। 20th है इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स। आपको मालूम है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ को 4 टाइम कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड फिर क्या बनेगा क्या वो 4 टाइम होगा, 6 टाइम होगा, 8 टाइम होगा या 2 टाइम? अभी यहाँ आपको डाउट होगी, लेकिन इसी को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/G। अब देखिए अगर टाइम पीरियड को आप डबल कर देते हैं, सॉरी लेंथ को अगर आप डबल कर दें तो फिर अब ये लेंथ L है, सॉरी लेंथ को अगर 4 टाइम कर दें, ठीक ठीक, अगर लेंथ को 4 टाइम करें तो अब लेंथ L है। जब लेंथ 4 टाइम हो जाएगी तो फिर ये बन जाएगी 4L। फिर न्यू टाइम पीरियड जो T प्राइम मैंने लिखा है, T डैश लिखा है,
तो ये इसका भी फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई स्क्वायर रूट 4L ओवर जी। ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ गया, इनटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट L ओवर जी। ये जो 2 आ गया है बाजार फार्मूले में फालतू से नजर आ रहा है, ये बाहर लिखकर ब्रैकेट में लिख लें 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। अब ये जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, ये है ओरिजिनल टाइम पीरियड, टी की वैल्यू थी। अब 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब अब जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम बन जाएगा। अब जो न्यू टाइम पीरियड बना है वो बन जाएगा 2 टाइम्स द इनिशियल टाइम पीरियड। फिर है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, या आपको मालूम है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्स। 1 हर्ट्स इक्वल होता है 1 पर सेकेंड। 22 है एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मीन पोजीशन पर आपको पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ये नहीं हो सकता। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये ऑप्शन नहीं ले सकते। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक इज मैक्सिमम। बोथ आर मैक्सिमम, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। बोथ आर मिनिमम, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये बेस्ट ऑप्शन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम हो जाती, मिनिमम का मतलब यहाँ पर जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पर। ये बेस्ट ऑप्शन आ गई। 23 in simple harmonic motion, acceleration of a body is directly proportional to, आपको मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट या रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये बच्चों आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन में अप्लाइड फोर्स तो खत्म हो जाती है, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर बॉडी ऑसिलेट हो रही होती है, तो फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। नंबर 24 है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने टॉपिक में पढ़ा था कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में लेंथ तो आती नहीं है वहां पर, और टाइम पीरियड का फिर वहां फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। पहले दो ऑप्शन लेंथ की फॉर्म में है, लेंथ इसमें आती नहीं है, फिर ये बेस्ट ऑप्शन आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, यही करेक्ट फार्मूला होता है। नंबर 25 द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। आल्दो बच्चों आपके सिलेबस में सेकंड पेंडुलम का टॉपिक नहीं है, लेकिन याद रखो कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। तो ये याद रख लें कि सिंपल सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड होगी। तो ये मैं आपको टिक करता हूँ, चलो आपको के नॉलेज के लिए वैसे ये इन्फॉर्मेशन रह जाएगी 2 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी जो है और सेकंड पेंडुलम आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उलट, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी फिर बन जाएगी 1/2। तो 1/2 जो है वो हाफ के इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, चले मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर टाइम को लेफ्ट साइड में ले आओ तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आएगा 1। वैसे भी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, इनकी प्रोडक्ट फिर इक्वल टू आ जाएगी 1 के। तो ये ऑप्शन बेस्ट है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है।
और इसके बाद नंबर 8, इफ द mass of the bob of pendulum is double इस टाइम पीरियड, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैथ पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए मैथ डबल करें 3 टाइम करें जो मर्जी करें, तो ये टाइम पीरियड जो है इस केस में वो रिमेन दी सेम आएगा। और अब हम करेंगे MCQ नंबर 29, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का उसका फार्मूला ही आपको बता देगा कि ये टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जिसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। 2 पाई तो कांस्टेंट रहता है, फिर टाइम पीरियड का किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये फार्मूले को देखें, ये डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन सॉरी लेंथ ऑफ पेंडुलम पर और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन पर। तो ये दो फैक्टर हैं, इनमें से देखते हैं MCQ में जो दिया होगा उसको हम टिक करेंगे। ये है जी ऑप्शन हमारे पास, लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम बॉब इस पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ये दोनों पर डिपेंड करता है, तो फिर हम इसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं डी। नंबर 30, the vibratory motion of ideal system in the absence of any friction continues for। बच्चों ये जब एक्सटर्नल फोर्स जब फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज़ीरो कर दी जाए किसी भी तरह, तो फिर उसकी जो मोशन है वो इन्फिनिट टाइम तक के लिए जारी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज करते जाते हो तो टाइम ऑफ जो मोशन है वो इंक्रीज होता जाएगा, और करते करते अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो ही कर लेते हैं, फिर ऑसिलेशन जो है वो इन्फिनिट टाइम तक कंटिन्यू करेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जहाँ फ्रिक्शन को हम इग्नोर नहीं ख़त्म नहीं कर सकते। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये आपको पता है बच्चों, शॉक अब्जॉर्वर जो है वो डैम्ड ऑसिलेशन की एप्लीकेशन है। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अभी आप कंफ्यूज जरूर होंगे लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव की फंडामेंटल क्वेश्चन है, हमने चूंकि इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। आप लिखते हैं v इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड इनटू लैम्डा, ये ओवर वाला t यहाँ लेफ्ट साइड में ले आए, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये रिलेशन देख लें, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ वाली ऑप्शन आएगी, इसको हम टिक कर देते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेवलेंथ। 33 है जी इसके बाद कि इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इस टाइम पीरियड t विल बिकम। अभी ऑप्शन हम छोड़े, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। इफ लेंथ इज डबल्ड, यहाँ पर लेंथ L है, डबल होकर हो जाएगी ये 2L। ओके, अब अगर लेंथ को 2L कर दिया जाए, फिर ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई L ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिख लेते हैं, इनटू स्क्वायर रूट L ओवर G आ गया। अब यूं करें कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको अलग लिख लें और ब्रैकेट में लिख लें 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। आपको ये मालूम है कि टाइम पीरियड का एक्चुअल फार्मूला ये था 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G, और अब इसके साथ स्क्वायर रूट 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब न्यू टाइम पीरियड t प्राइम जो है, t डैश है, वो बन गया है स्क्वायर रूट 2 टाइम दी ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है वो इसकी बेस्ट ऑप्शन बन रही है, इसको टिक कर लेते हैं। 34 है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड। आपको ये मालूम है कि लेंथ कम करने से टाइम पीरियड भी कम ही होना है, तो फिर टाइम पीरियड क्या बनेगा, ये ऑप्शन दी हुई है, इसको भी आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए टाइम पीरियड का ओरिजिनल फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। अब अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए,
फिर यहाँ लेंथ एल है, हाफ होकर हो जाएगी एल ओवर 2। अब टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर 2 जी। ये 1 ओवर में जो 2 है इसको आप लिख लें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू एल ओवर जी। इस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट को बाहर लेकर ब्रैकेट में लिख दें 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। आपको मालूम है कि ये 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी ये ओरिजिनल फार्मूला था। अब टाइम पीरियड इसका 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम हो जाएगा, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अब जो न्यू टाइम पीरियड टी डैश है या टी प्राइम है उसकी वैल्यू आ गई है टी ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन है जो बेस्ट इसके लिए सही बनेगी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं 2 टी ओवर स्क्वायर रूट 2। 35 भी देख लिया। अब ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम persistent फोर्स, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। डेफिनेशन में भी ये लिखा होता है, आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वही सेंटेंस लिखा हुआ है बेसिकली। फिर 36 है क्रेस्ट एंड इट्स कंसेक्टिव ट्रफ मेक्स, एक क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ मिलकर बनाते हैं वेवलेंथ। विच ऑफ दीज आर मैकेनिकल वेव्स, वाटर वेव्स। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडिया रिक्वायर्ड होता है। ये वाटर वेव्स की ऑप्शन है, रेडियो वेव्स की है, टेलीविजन वेव्स की है, एक्सरेज की है। ये पहले को छोड़कर बाकी तीनों भी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये वाटर वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो ये फिर मैकेनिकल वेव्स हैं। 38 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन, ये होता है बच्चों वेवलेंथ के इक्वल। टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शन इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, अब दो साथ साथ वाले कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल है, लेकिन कंप्रेशन और उसके साथ ही वाले रेयरफैक्शन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये फिर वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। ये सॉरी वेवलेंथ का हाफ होगा, ये आना था लैम्डा ओवर 2। हाँ, ये ऑप्शन आएगी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो जाएगा लैम्डा ओवर 2। फिर 40th है बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर, ये होता है प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ वेव बाय डेफिनेशन। सच वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ये आपको मालूम है ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज इक्वल टू, अब ऑप्शन दिए गए हैं बी 1 0 लैम्डा। ये वेव इक्वेशन में आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये v के इक्वल होती है, आप पढ़ते हो ना v इक्वल एफ लैम्डा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इक्वल हो जाएगी v के इक्वल। रिस्टोरिंग फोर्स इन दी वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ये बच्चों ऑप्शन होगी एम जी साइन थीटा। ये सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में हम जब एम जी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, उसमें से वो कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है वो एम जी साइन थीटा है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बच्चों ये मैथ पर डिपेंड नहीं करता, मैथ से जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन विच रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ये बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसके अंडर ये सारी ऑसिलेशन होती हैं। व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो वो रिमेन दी सेम। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस, रेयरफैक्शन या क्रेस्ट या ट्रफ्स, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमेशा वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो इसकी जो ऑप्शन आएगी वो ये लैम्डा वाली आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। दो साथ साथ वाले क्रेस्ट के दरमियान तो डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, लेकिन एक क्रेस्ट और उसके साथ वाले ही ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा।
तो इसके बाद फिर नंबर 49 ये क्या है जी, व्हेन वाटर वेव एंटर इनटू शैलो पार्ट इट्स वेवलेंथ डिक्रीज है, क्योंकि डीप वाटर से जब वाटर वेव शैलो पार्ट में दाखिल होती है यानी कम डेप्थ वाले पानी में दाखिल होती है तो उसकी वेव का साइज डिक्रीज हो जाता है, और वेव का साइज डिक्रीज होने से वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर नंबर 50 है when water waves enter into shallow part its speed, ज़ाहिर है जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो v को एफ लैम्डा है, f ने तो सेम रहना है, तो लैम्डा डिक्रीज हो गया तो लैम्डा के डिक्रीज होने से स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। when wave enter into shallow part its frequency, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी उसको प्रोड्यूस करने वाले ऑसिलेटर के इक्वल होती है। तो वेव डीप से शैलो पार्ट में जब दाखिल होगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। तो 54 है when a wave is incident on the medium and bounces back into the same medium, आपको पता है this process is called reflection of wave। और इसके बाद 53 when water wave enter into shallow part it bends, ये बेंड होती हैं टूवर्ड दी नॉर्मल, इसकी स्पीड कम होती है और ये बेंड हो जाती है टूवर्ड दी नॉर्मल। when water waves enter from deep to shallow part of water angular refraction, अब होता ये है कि चूंकि वाटर जो वेव्स है वो नॉर्मल की तरह बेंड हो गई हैं तो इसलिए एंगुलर रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्मॉलर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके साथ ही बच्चों ये मैंने कोशिश की है कि आपका एमसीक्यूज में जो कंफ्यूजन आ रही होती है बार बार स्टूडेंट्स को उसको ख़त्म किया जाए। ये मैंने फिर साहब की आंसर की भी लिख दी है, आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके ये आंसर की से कंफर्म भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको इजी लगा होगा अब एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना, सारे सॉल्व है। आप ये वीडियो एक दफ़ा दोबारा चलाकर सारे एमसीक्यूज की एक दफ़ा वीडियो अगर देख लोगे तो ये एमसीक्यूज आपकी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है अब, अल्लाह हाफिज़।